कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इतिहास की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मशीन है, मौके बनाने वाली मशीन। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्यू आर क्रेटर की किताब अ बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट को गहराई से समझने वाले हैं। और हमारा मकसद बहुत साफ है, स्टॉक मार्केट की इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाना। बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो अपना पहला लाख निवेश करने का सपना देख रहे हैं। हम सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि कैसे और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना है पर बात करेंगे। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का आधार है सादगी, मतलब सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्रिएटर का जोर इसी बात पर है कि निवेश डरावना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे एक मजबूत बुनियाद बनाकर उन आम गलतियों से बचा जा सकता है जो अक्सर नए निवेशकों का पहला लाख डुबो देती हैं। और मजे की बात यह है कि सही जानकारी के साथ कोई भी वेल्थ बना सकता है। कहते हैं ना, सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा आज है। तो चलिए आज ही शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये स्टॉक होता क्या है? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर इसे बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। स्टॉक बेसिकली किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी का एक छोटा सा टुकड़ा है। ओके। क्रेटर ने मैकडॉनल्ड्स का एक शानदार उदाहरण दिया है। सोचिए कि मैकडॉनल्ड्स एक बहुत बड़ा पाई है। ठीक है। और उस पाई के 765 मिलियन से भी ज्यादा बराबर टुकड़े किए गए हैं। इनमें से हर एक टुकड़ा एक शेयर या स्टॉक है। अच्छा। एक टुकड़े की जो कीमत है वही उसका स्टॉक प्राइस है, और सभी टुकड़ों की कुल कीमत को मार्केट कैप कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास मैकडॉनल्ड्स का एक शेयर है तो मैं टेक्निकली उस कंपनी की ओनर हूँ, भले ही बहुत छोटे से हिस्से की। हाँ, ओनर तो हैं, भले ही एक बहुत छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक हिस्से की, पर हैं। अब सवाल ये कि कोई अपना पहला शेयर खरीदे कैसे? हाँ, क्या ये बैंक अकाउंट खोलने जितना ही आसान है? लगभग उतना ही आसान। इसके लिए आपको एक ब्रोकरेज फर्म के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट? हाँ, ये आपका निवेश खाता है जहां आपके सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं। क्रेटर ने अपनी किताब में robinhood.com जैसी कमीशन फ्री सेवाओं का जिक्र किया है, जो नए लोगों के लिए काफी आसान बना देती हैं चीजों को। बहुत आसान। एक बार आपका अकाउंट खुल गया, आपने उसमें पैसे डाल दिए, तो आप अपना पहला ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। और ऑर्डर देना भी सिर्फ बाय बटन दबाने जितना सीधा नहीं है ना? मैंने सुना है इसमें भी कुछ विकल्प होते हैं। सही सुना। और यहीं पर नए निवेशक पहली ठोकर खा सकते हैं। अच्छा। हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर इसका मतलब है कि आप अपने ब्रोकर को कह रहे हैं, मुझे ये स्टॉक चाहिए, अभी चाहिए, बाजार में जो भी कीमत चल रही है उस पे खरीद लो। ओके। माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जैसे बड़े लिक्विड स्टॉक्स के लिए ये ठीक है, जहां हर सेकंड लाखों शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक छोटा या इलिक्विड है तब तो मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगा शेयर मिल सकता है। एग्जैक्टली, यही खतरा है। छोटी कंपनियों में खरीदार और बेचने वाले कम होते हैं, तो कीमत में अचानक बड़ा उछाल आ सकता है। ओह। और आप नुकसान में खरीदारी कर सकते हैं। इसीलिए नए निवेशकों के लिए दूसरा विकल्प ज्यादा सुरक्षित है, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर? हाँ, ये ऐसा है जैसे आप बाजार में सब्जी खरीद रहे हो और कहें, मुझे टमाटर चाहिए लेकिन मैं 40 रुपए किलो से ज्यादा नहीं दूंगा। सही उदाहरण है। लिमिट ऑर्डर में आप एक कीमत तय करते हैं। आपका ऑर्डर तभी पूरा होगा जब स्टॉक उस कीमत पर या उससे नीचे आएगा। तो कंट्रोल मेरे हाथ में है। बिल्कुल, आपको पूरा नियंत्रण मिलता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। यानी शुरुआत में लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना एक तरह से सेफ्टी नेट लगाने जैसा है। खैर, एक बार जब खरीदना सीख लिया तो अगला बड़ा सवाल आता है, खरीदें क्या और क्यों? सटीक। और यहीं से निवेश का असली खेल शुरू होता है। आप किसी कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हैं? इसी क्यों का जवाब आपकी रणनीति तय करता है। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। क्रेटर ने 3 मुख्य रणनीतियों पर जोर दिया है। चलिए सबसे पहले वॉरेन बफे के पसंदीदा रास्ते यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो मूल सिद्धांत है ना, अच्छी कंपनी कम दाम पर। एग्जैक्टली, मतलब एक बेहतरीन चीज को डिस्काउंट पर खरीदना। बफे के मुताबिक एक बेहतरीन बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर मतलब अपनी चीजों के दाम बढ़ाने की ताकत बिना ग्राहकों को खोए। हाँ, जैसे क्रेटर ने कोका कोला का उदाहरण दिया है। अगर कोका कोला अपनी कैन की कीमत मान लीजिए 10 सेंट बढ़ा दे, तो क्या लोग उसे पीना बंद कर देंगे? नहीं, शायद नहीं। ज्यादातर लोग फिर भी खरीदेंगे। यही प्राइसिंग पावर है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सस्ता स्टॉक ढूंढना तो नहीं होगा। मतलब सिर्फ कम पीई रेशियो वाला स्टॉक खरीद लेना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है
और इसे वैल्यू ट्रैप कहते हैं। वैल्यू ट्रैप? हाँ, मतलब एक ऐसा जाल जो सस्ता दिखता है पर असल में एक डूबता हुआ जहाज होता है। क्रिटर ने 2009 का एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। बताइए। उस समय वीडियो रेंटल कंपनी ब्लॉकबस्टर का पीई सिर्फ 2 था। सिर्फ 2? जबकि नेटफ्लिक्स का 26 था। अरे वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। कागज पर तो ब्लॉकबस्टर कौड़ियों के भाव मिल रही थी। और हम सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गई और नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। इसका मतलब पीई रेशियो जैसा सीधा साधा दिखने वाला आंकड़ा भी हमें धोखा दे सकता है अगर हम कंपनी के भविष्य को न समझें। हाँ, स्टॉक मार्केट हमेशा भविष्य को देखता है, अतीत को नहीं। ब्लॉकबस्टर का पीई कम था क्योंकि बाजार जानता था कि उसका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए क्रिएटर की एक सलाह है कि 10 से कम पीई वाले स्टॉक से अक्सर दूरी रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो मुसीबत में फंसी कंपनियां हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं, बल्कि भविष्य को समझना है। और भविष्य की बात करें तो कुछ कंपनियां तो होती ही भविष्य के लिए हैं। यहीं से ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तस्वीर सामने आती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन कंपनियों पे दाव लगाने के बारे में है जिनके बारे में उम्मीद है कि वे बाजार से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। आज की नेटफ्लिक्स और Amazon जैसी कंपनियां? हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ क्रिएटर एक बड़ी ही अजीब सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स खरीदो जो 52 वीक हाई पर पहुंच रहे हो, 52 वीक लो पर नहीं। हाँ। एक मिनट, ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि बाय लो सेल हाई। आप कह रहे हैं बाय हाई? मैं समझता हूँ ये उल्टा क्यों लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत मनोविज्ञान और बाजार की चाल है। जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर है वो एक कारण से वहां है। हाँ। इसका मतलब है कि कंपनी कुछ बहुत अच्छा कर रही है, उसके नतीजे शानदार आ रहे हैं और बड़े निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगा रहे हैं। अच्छा। ट्रेडर्स उन ग्रोथ स्टॉक्स को पसंद करते हैं जो अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहे हों। मूविंग एवरेजेस, ये एक और टेक्निकल शब्द आ गया। इसका क्या मतलब है? सरल भाषा में मूविंग एवरेज किसी स्टॉक की एक निश्चित अवधि की औसत कीमत होती है। ओके। जैसे 50 डे मूविंग एवरेज का मतलब है पिछले 50 दिनों की औसत कीमत। अच्छा। अगर कोई स्टॉक अपनी औसत कीमत से लगातार ऊपर चल रहा है तो ये एक मजबूत तेजी यानी अप ट्रेंड का संकेत माना जाता है। अच्छा, तो ये मोमेंटम को पकड़ने का एक तरीका है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब कोई स्टॉक अच्छे नतीजों मतलब अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद नए हाई पर पहुंचता है तो म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स जैसे बड़े खिलाड़ी उसे एक ही दिन में नहीं खरीद पाते। उनका ऑर्डर साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। तो उन्हें अपनी पूरी खरीदारी करने में दिन या हफ्ते लग जाते हैं। उनकी इस लगातार खरीदारी से स्टॉक की कीमत और ऊपर जाती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि एक आम छोटा निवेशक होने का भी फायदा है। हम छोटे हैं इसलिए तेजी से फैसला ले सकते हैं और घुस सकते हैं। बिल्कुल, ये छोटे निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है, फुर्ती। आप उस बड़ी लहर के शुरू होने से पहले ही अपनी नाव पानी में उतार सकते हैं। वाह, ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। और अब तीसरी रणनीति, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जिसे पैसिव इनकम का एक शानदार तरीका माना जाता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपने निवेश से एक नियमित आय चाहते हैं। कंपनियां जब मुनाफा कमाती हैं तो उसका एक हिस्सा अपने शेयरधारकों में बांटती हैं। इसी को डिविडेंड कहते हैं। ये आपके मेहनत की कमाई को आपके लिए काम पर लगाने जैसा है। और कैटन ने इसके लिए रोनाल्ड रीड की एक अविश्वसनीय कहानी बताई है। हाँ, रोनाल्ड रीड, वो अमेरिका में एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। सोचिए, उन्होंने अपनी मामूली कमाई को बड़ी ही समझदारी से अच्छे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में लगाया और मिले हुए डिविडेंड को वापस उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करते रहे। तो मतलब कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग की असली शक्ति। जब 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो उन्होंने $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी थी। $8 मिलियन। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। एक आम आदमी जिसने कोई फैंसी तनख्वाह नहीं कमाई, सिर्फ अनुशासन और समय की ताकत से करोड़ों की संपत्ति बना गया। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए डिविडेंड यील्ड को देखना जरूरी है। मान लीजिए आपने 60 रुपए का स्टॉक खरीदा जो सालाना ₹1.80 का डिविडेंड देता है, तो आपका यील्ड हुआ 3%। ठीक है। तो अच्छी कंपनियां हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाती भी हैं। उन्हें डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने लगातार 25 या उससे ज्यादा सालों से अपना डिविडेंड बढ़ाया है। तो ये कंपनियां पैसिव इनकम बनाने के लिए सोने की खान जैसी हैं। आप कह सकते हैं।
तो ये 3 मुख्य रणनीतियां हैं, वैल्यू, ग्रोथ और डिविडेंड। लेकिन रणनीति जानने से भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। हाँ। अब उस हिस्से पर आते हैं जो आपका पहला लाख बचा सकता है, किराटा की 5 कमांडमेंट्स जो हर नए निवेशक को अपने कंप्यूटर पे चिपका लेने चाहिए। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। पहला नियम, 52 हफ्तों के निचले स्तर यानी 52 वीक लोज पर चल रहे स्टॉक कभी ना खरीदें। मतलब गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना है। कभी नहीं। एक स्टॉक जो लगातार गिर रहा है उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। उसे सस्ता समझकर खरीदना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये और किस्मत बदल जाएगी। ये एक मिथ है क्या? बिल्कुल, और ये सबसे खतरनाक मिथ में से एक है। पेनी स्टॉक कोई भी स्टॉक है जो आमतौर पर बहुत कम कीमत जैसे $5 से कम पर ट्रेड होता है। इनमें पैसा लगाना एक तरह से लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है, लेकिन ऐसी लॉटरी जिसमें जीतने की संभावना न के बराबर है। और अक्सर टिकट बेचने वाला ही गायब हो जाता है। हाँ, सही कहा। इनमें धोखाधड़ी का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और अक्सर इनकी लिक्विडिटी मतलब खरीदारी नहीं मिलती अचानक से। यानी आपका पैसा फंस सकता है और पूरी तरह डूब भी सकता है। तो अपने पहले लाख को ऐसी जगह जोखिम में डालना तो बिल्कुल समझदारी नहीं है। तीसरा और चौथा नियम क्या है? तीसरा नियम है स्टॉक्स को शॉर्ट ना करें। शॉर्टिंग का मतलब है आप शर्त लगा रहे हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा। ये तो बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी लगती है। बहुत ज्यादा। और इसमें अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो आपका नुकसान असीमित हो सकता है। असीमित। हाँ। और चौथा नियम है मार्जिन पर ट्रेड ना करें। मतलब ब्रोकर से पैसे उधार लेकर निवेश करना। ये दो धारी तलवार है। अगर दाव सही पड़ा तो मुनाफा दोगुना, लेकिन गलत पड़ा तो आपका नुकसान भी दुगना हो सकता है और आप पर कर्ज भी चढ़ सकता है। और पांचवा नियम, जो शायद सबसे आम गलती है, दूसरों की हॉट टिप्स पर पैसा लगाना। हाँ, पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम, दूसरों के आइडिया पर ट्रेड ना करें। किसी दोस्त, रिश्तेदार या टीवी एक्सपर्ट की टिप? किसी की भी। तब तक निवेश न करें जब तक आप उस बिजनेस को खुद ना समझते हो। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। अगर आप समझा नहीं सकती कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो आपको उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। इन सभी गलतियों के पीछे देखें तो दो ही इंसानी भावनाएं काम करती हैं, डर और लालच। हमेशा जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है और लोग घबराकर घाटे में बेच देते हैं। और जब बाजार में तेजी आती है तो लालच, जैसा हमने गेम स्टॉप के मामले में देखा था। हाँ, लोग बिना सोचे समझे सिर्फ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते पैसा लगाते हैं और अक्सर फंस जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका एकमात्र समाधान है भावनाओं में बहने से पहले एक लिखित निवेश योजना, एक रिटन इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और हर हाल में उस पर टिके रहें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य टेकअवेज क्या है? मैथ्यू क्रैटर की गाइड का निचोड़ बहुत सरल है। पहला, आज ही शुरू करें, परफेक्ट समय का इंतजार ना करें। दूसरा, इसे सरल रखें, तीनों में से कोई एक निवेश रणनीति चुनें जिसे आप समझते हैं, चाहे वो वैल्यू हो, ग्रोथ या डिविडेंड, और उस पर टिके रहें। तीसरा शायद अनुशासन के बारे में है। हाँ, तीसरा, नियमित रूप से निवेश करें। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और आप अनुशासन में रहते हैं। बिल्कुल। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, बड़ी गलतियों से बचें। अपने पहले लाख को पेनी स्टॉक्स, मार्जिन ट्रेडिंग और हॉट टिप्स जैसे जोखिमों से सुरक्षित रखें। एक मजबूत बुनियाद बनाना जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। कहीं ज्यादा जरूरी। बेहतरीन, ये एक शानदार रोड मैप है। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्रिएटर अपनी किताब में कहते हैं कि एक बार जब आप ये सब नियम और रणनीतियां सीख जाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने का अपना अनूठा तरीका भी खोज सकते हैं। मतलब वो हमें एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। हाँ, कि इन नियमों को सीखकर आप बाजार को देखने का अपना नजरिया कैसे विकसित करते हैं। क्या पता जब आप इस सफर पर निकलें तो आपको कोई ऐसा पैटर्न या अवसर दिख जाए जो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नजरअंदाज कर रहे हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और ये सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है। ये एक आम मिथ बन चुका है कि ये तो जुआ खेलने जैसा है, पर क्या ये वाकई में सच है? असल में सही जानकारी और समझ के साथ ये पैसा बनाने का एक बहुत पावरफुल जरिया बन सकता है। असली रिस्क क्या है?
पता है, वो पैसा जो बैंक में पड़ा है, वो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की वजह से धीरे धीरे अपनी कीमत खोता जा रहा है। ये एक तरह का गारंटीड रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में लगाया गया पैसा समय के साथ ग्रो करता है, वो आपके लिए काम करता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट। और एक यंग इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी एसेट या कहें सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि समय है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और यहीं पर आती है कंपाउंड ग्रोथ की पावर। इसे ऐसे समझिए कि ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते लुढ़कते एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। मतलब आपका पैसा और उस पर मिला रिटर्न दोनों मिलकर और ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर कोई 25 साल की उम्र में बस 1 लाख रुपए से शुरुआत करे और फिर हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलने पर 65 साल की उम्र तक उनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पर यहीं पर एक ट्विस्ट है। अगर वही इंसान इन्वेस्टमेंट शुरू करने में सिर्फ 10 साल की देरी कर दे, तो नतीजा सच में चौंकाने वाला है। 35 की उम्र में शुरू करने पर वही इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए ही बन पाता है। यही है समय की असली ताकत और देरी करने की कीमत। और ये कोड इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। इंतजार करने का मतलब है एक बड़ा अवसर खो देना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज ही शुरुआत की जाए, चाहे वो कितनी भी छोटी रकम से क्यों ना हो। चलिए, अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये स्टॉक होता क्या है? इसे समझना इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों की सोच को पूरी तरह बदल सकता है। ये बहुत आसान है। जब कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है। यानी वो उस कंपनी का एक हिस्से का मालिक, एक पार्शियल ओनर बन जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्टॉक क्या है और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। तो अगला सवाल आता है, कैसे? आइए अब स्टॉक खरीदने के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं। एक बात समझनी होगी, कोई भी सीधे स्टॉक एक्सचेंज जाके शेयर नहीं खरीद सकता। इसके लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट की जरूरत होती है। ये एक मिडलमैन की तरह काम करता है जो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच के ट्रांजैक्शन को पॉसिबल बनाता है। यह पूरा प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलें, फिर उसमें फंड्स डालें, अपनी पसंद के स्टॉक या फंड पर थोड़ी रिसर्च करें और आखिर में खरीदने का ऑर्डर दें। देखने में शायद लगे, पर असल में ये प्रोसेस काफी सिंपल है। अच्छा, ऑर्डर देते समय 2 मेन ऑप्शंस होते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब है शेयर तुरंत खरीद लो, जो भी प्राइस उस समय चल रहा हो। जबकि लिमिट ऑर्डर में एक स्पेसिफिक प्राइस तय किया जाता है और ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होता है जब शेयर उस कीमत पर या उससे कम पर मिलता है। खासकर जब कोई शुरुआत कर रहा हो तो लिमिट ऑर्डर से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है। यहाँ एक अच्छी खबर है, एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए एक्सपर्ट स्टॉक पिकर होना जरूरी नहीं है। कुछ बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जो बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ETF यानी एक्सचेंज्ड ट्रेडेड फंड के बारे में जानते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ही टोकरी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स रखे हुए हैं। एक ETF खरीदने का मतलब है एक ही बार में कई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना। बिगिनर्स के लिए ETFs बेहतरीन होते हैं। सबसे बड़ा फायदा है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब पैसा कई जगह बढ़ जाता है। इनकी कॉस्ट कम होती है और बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग और एस्टैब्लिश्ड कंपनियों, जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के। अब आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी पर, जिसे भारत में अक्सर SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे मार्केट को टाइम करने का स्ट्रेस खत्म हो जाता है और एवरेज परचेज प्राइस भी बेहतर हो जाता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिटर्न्स कमाना नहीं होता, उतना ही जरूरी है रिस्क को मैनेज करना। तो अब बात करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला और सुनहरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। निवेश को अलग अलग स्टॉक्स, सेक्टर्स और यहाँ तक कि अलग अलग देशों में भी फैलाना चाहिए। स्क्रीन पर जो दिख रहा है
वो एक सिंपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बस एक एग्जाम्पल है। इसमें भारतीय स्टॉक्स हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं और स्टेबिलिटी के लिए कुछ बॉन्ड्स भी हैं। हाँ, किसी की उम्र और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ये रेशियो बदल सकता है। एक शब्द जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है वॉलेटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है बाजार में होने वाला उतार चढ़ाव। कीमतों का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है और इससे घबराना नहीं चाहिए। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो शेयर मार्केट ने हिस्टोरिकली सेविंग्स अकाउंट्स या एफडीज के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। जैसे पिछले कुछ दशकों में सेंसेक्स ने औसतन एफडीज से काफी ज्यादा रिटर्न दिया है, जिससे इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद मिलती है। तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो ये हैं। जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। इसे सिंपल रखें, जैसे कम लागत वाले ईटीएफ्स के साथ। रेगुलरली और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें। बाजार में गिरावट आए तो घबराएं नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहें। ये सिद्धांत किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी की नींव है। हमेशा याद रखें, वेल्थ बनाने का ये जो लंबा सफ़र है, इसकी शुरुआत बस एक कदम से होती है। चाहे वो एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना हो या अपनी पहली एसआईपी शुरू करना हो, आज उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो वो पहला कदम क्या होगा?